तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे, दैट वाज स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पहले के जितने भी वीडियोस थे वो चैनल पे अवेलेबल हैं, जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाए थे। अभी जो बचा हुआ टॉपिक है चैप्टर का वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उसको आज हम यहाँ कॉपी पे समझ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह आपको आते हैं आप वो कमेंट सेक्शन में डालें, मैं आपको वहाँ पर आंसर दे दूँगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज गैसेस लॉस। गैस के बारे में जो लॉस थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे और दो लॉ हम पढ़ चुके थे, एक था बॉयल्स लॉ और दूसरा था चार्ल्स लॉ। उससे रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया था और एक एक न्यूमेरिकल मैंने वीडियो में ही लास्ट में दिया था आप लोगों को करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे थर्ड लॉ के बारे में जो गैसेस से रिलेटेड है। इसका नाम है गे-लुसेक लॉ, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। तो यहाँ जो हम प्रोपोर्शनैलिटी वगैरह निकालेंगे दैट विल बी बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लें पहले कि क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ना, डेफिनेशन में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर of a fixed amount of gas varies directly with temperature। ये हो गया हमारा गे-लुसेक लॉ, है ना। लॉ क्या बोल रहा है कि जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो किसी भी एक फिक्स्ड मास वाली गैस का जो प्रेशर होगा वो उसके टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। ठीक है, वेरी मतलब चेंज करता है। अब इसका रिलेशनशिप अगर अपन निकालें तो अपने को मिलता है कि जो प्रेशर है P, ठीक है, दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, P इक्वल टू KT, है ना। वेर K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या हम चाहें तो गे-लुसेक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और K की वैल्यू निकालनी है तो हम इसी इक्वेशन से क्या बना सकते हैं, P/T इक्वल्स टू K। जब मैंने आपको पहला समझाया था बॉयल्स लॉ तो हम उसको K1 भी बोल सकते थे, चार्ल्स लॉ में K2 पढ़ सकते थे, तो हम गे-लुसेक में इसको K3 भी पढ़ सकते हैं। आप नॉर्मली K से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों में अगर हमें अलग अलग कंडीशंस डाल देता हूँ। कंडीशन मतलब क्या कि अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस की। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, उस कंटेनर में मैंने सपोज़ 1 लीटर गैस ले ली। अब वो गैस मेरे लिए फिक्स्ड हो गई है। उस 1 लीटर गैस का वॉल्यूम भी 1 लीटर हो गया, फिक्स्ड रहेगा हमेशा। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन में मैंने उसका टेम्परेचर रखा T1, तो उससे रिलेट करके जो प्रेशर आया दैट इज़ P1। क्लियर है, टेम्परेचर रखा T1 तो प्रेशर आया P1। अब थोड़ी देर बाद मैंने उसी कंटेनर का टेम्परेचर चेंज कर दिया T2 पे, तो प्रेशर भी अपने आप चेंज हो जाएगा क्या, P2 पे, जो हम यहाँ बोल रहे हैं, है ना, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रेशर होगा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का दैट विल वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने 2 कंडीशन की बात कर ली। एक जगह हमने टेम्परेचर रखा T1 तो प्रेशर आया P1, और एक जगह हमने टेम्परेचर रखा T2 तो प्रेशर आया T2। ठीक है, और प्रेशर आया P2। अब इस कंडीशन को अपन इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आए तो हम क्या बोल रहे हैं, एट डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की डिफरेंट कंडीशन पे इसी इक्वेशन को हमको क्या मिल जाएगा, P1/T1 विल बी इक्वल टू K उस कंडीशन के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में हमको मिल जाएगा P2/T2 इक्वल टू K। ठीक है, जब टेम्परेचर T1 था तो प्रेशर P1 था, तो P/T हो गया P1/T1, और जब टेम्परेचर T2 था तो प्रेशर हो गया P2, तो P2/T2 इक्वल टू K। इसको इक्वेट कर दें तो अपने को मिल जाएगा क्या, P1/T1 इक्वल टू P2/T2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो अपने को क्या आ जाएगा, P1 इंटू T2 विल बी इक्वल टू P2 इंटू T1। अब आप चाहे तो ऊपर वाला ये वाला, या फिर जो अभी हमने ये बनाया क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाला,
फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो टू सॉल्व अ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। क्लियर है चीज़, है ना। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, तो पहले मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। चलिए, अब हमने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ चेम्बर ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंटेन्स हाइड्रोजन गैस H2 गैस। When the chamber is immersed in a bath of melting ice, that is 0 degree Celsius, the pressure of the gas is 1.07 into 10 to the power of 2 kilopascal. ठीक है, what pressure will be indicated when the chamber is brought at 100 degree Celsius? अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब निकलता है कि हमारे पास एक चेम्बर है, ठीक है, एक बॉक्स जैसा है, चेम्बर है, जिसके अंदर हमने कौन सी गैस भर दी है, H2 गैस। फिर उस पूरे बॉक्स को, उस चेम्बर को उठाया और हमने एक दूसरे कंटेनर में रखा जिसमें आइस भरी हुई है और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो T1 की वैल्यू है ना, अगर हम गिवन की बात करें तो T1 की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन स्केल में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन, है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को हम केल्विन में करते हैं, ठीक है। इसके बाद इस टेम्परेचर पे जब 0 डिग्री पे आया तो प्रेशर थी गैस की वो कितने हो गया, P1 इज इक्वल टू 1.07 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 kPa। kPa स्टैंड्स फॉर किलो पास्कल, विच इज इक्वल टू 107 किलो पास्कल, है ना। ये 107 कैसा है, सिंपल है, 10 की पावर में 2 था तो मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये आ गया 107। इसी तरीके से हमसे ये पूछ रहे हैं कि जब मैं उसी कंटेनर को उठाकर 100 डिग्री सेल्सियस पे लेकर जाऊंगा तो उस कंडीशन में प्रेशर कितना होगा। तो अगर मैं T2 की बात कर रहा हूँ तो ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, जो केल्विन में हो गया 373 केल्विन। तो इस केस में हमको P2 की वैल्यू चाहिए कि P2 कितना होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू है P1 इंटू T2 इक्वल टू P2 इंटू T1। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक्स लॉ, गे-लुसेक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, P1 T2 इक्वल टू P2 T1। हमको क्या चाहिए, P2 चाहिए, तो हम P2 के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बना लें तो P1 T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2। अब हमको इसमें वैल्यू पुट करनी है। P1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 107। T2 की वैल्यू कितनी हो गई, T2 की वैल्यू हो गई 373 अपॉन T1 हो गया 273। इसको हम सॉल्व कर लें, हमको क्या मिल जाएगा, P2 का वैल्यू, है ना। मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर ही सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व करें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P2। तो बिल्कुल सिंपल सा ये रिलेशन था। यहाँ पर बोल दिया था एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया था तो हम प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसको हमने बोल दिया क्या, गे-लुसेक लॉ वाला न्यूमेरिकल। इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। क्लियर है चीज़। तो ये हमारा थर्ड हो गया, दैट वाज गे-लुसेक लॉ। अब हम बात करते हैं फोर्थ लॉ की, जो कोई गैस फॉलो करती है, ठीक है। तो जो फोर्थ लॉ होगा, दैट फोर्थ लॉ इज कॉल्ड अवोगाड्रोस लॉ, है ना। फोर्थ को हम क्या बोल रहे हैं, अवोगाड्रोस लॉ, AVOGADRO, फर्स्ट ऑफ इज अवोगाड्रोस लॉ। जैसे यहाँ प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप था, वैसे यहाँ पर वॉल्यूम और अमाउंट का रिलेशनशिप है, या हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप, ठीक है। अब अवोगाड्रोस लॉ क्या है उसकी बात करें अपन, तो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं अवोगाड्रोस लॉ की, ठीक है। इस लॉ को अवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1811 में, ठीक है। तो इन 1811 अवोगाड्रो गेव अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी गैस के हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है।
तो 1811 में अवोगाड्रो ने एक रिलेशनशिप दिया हमको, किसके बीच में, गैस के वॉल्यूम और गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, जहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस लॉ की डेफिनेशन क्या बोलती है वो देखें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ equal volume of all gases, equal volume of all gases under the same कंडीशन है ना, टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन है, तो अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर contains equal number of molecules। ठीक है, अगर बहुत सारी गैसेस हैं अलग अलग और सबका वॉल्यूम सेम है तो सब के सब सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर की कंडीशन में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेकर चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस ले ली, नाइट्रोजन गैस ले ली, है ना, ऑक्सीजन गैस ले ली, और इन तीनों गैसेस को हमने 1-1 लीटर ले लिया, वॉल्यूम भी सेम हो गया, सबको हमने सेम टेम्परेचर 30 डिग्री पे रख दिया और सबको 1 एटमॉस्फेरिक के प्रेशर पर रख दिया, तो सबके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। अगर टेम्परेचर प्रेशर वेरी करेगा तो फिर उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी वेरी कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम वेरी कर जाएगा। अब इस हिसाब से अगर हम इसका रिलेशनशिप निकालें तो हम बोल रहे हैं कि V जो है, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जहाँ पर N क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। अब वो ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो V विल बी इक्वल टू क्या, Kn, और K निकालना है तो क्या आ जाएगा, V/N इक्वल टू K, है ना, जहाँ पर N क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, और V क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, अभी जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स को अपन और कैसे निकाल सकते हैं, मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आप चाहो तो इस पूरी इक्वेशन को और थोड़ा सा बदल सकते हैं। जैसे ये दिया है V इक्वल्स टू Kn, तो V इक्वल्स टू K इंटू N की जगह आप लिख सकते हो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, मास अपॉन मोलर मास। इस N की जगह मैंने लगा दी वैल्यू। ठीक है, और अगर मैं m को इधर ले जाऊं और v को इधर ले जाऊं तो मुझे मिल जाएगा m इक्वल टू मोलर मास इक्वल टू k इंटू गिवन मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो m इक्वल टू k इंटू डी। तो आप डेंसिटी के रिस्पेक्ट में भी इस फॉर्मूले को निकाल सकते हो। क्लियर है चीज़, है ना। जो हमने लिखा है m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है। ठीक है, और स्मॉल m अपॉन v इज इक्वल टू d, ये होता है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी एंड गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है चीज़, मैं ये लिख देता हूँ तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये हमने लिखा क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और ये हमारा हो गया क्या, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया डेंसिटी। क्लियर है चीज़। तो ये 4 लॉस थे बेसिक से जो हमारी गैसेस फॉलो करती हैं, जो हमको हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ना था। एक बॉयल्स लॉ हो गया, एक चार्ल्स लॉ हो गया, थर्ड वाज गे-लुसेक लॉ एंड फोर्थ इज अवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंबाइंड लॉ ऑफ गैसेस। जब हम इन सबको मिलाते हैं, सारे लॉस को कंबाइन करते हैं और एक इक्वेशन बनाते हैं, तो वो जो कंबाइंड लॉ ऑफ गैसेस है वो क्या है, और आइडियल गैस इक्वेशन हम किसको बोलते हैं। ठीक है, जब सारे लॉस को मिला दिया जाए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, तो इनको मिलाकर हम एक लॉ बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अवोगाड्रोस। तो अब हमने 4 लॉस पढ़ लिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ और अवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंबाइंड लॉ ऑफ गैसेस। जब हम सारे लॉस को मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, और उसी से हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया कंबाइंड लॉ ऑफ गैसेस,
और डेरिवेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब पहले लिख लेते हैं कि क्या है ये। तो हम लिख रहे हैं कि गैस इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड बाय, गैस इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड बाय combining Boyle's law, Charles law and Avogadro's law। ठीक है, अब जो हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ पढ़ा, इससे हमको क्या मिला? हमको बॉयल्स लॉ में क्या मिला था? वॉल्यूम ऑफ एनी गैस वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। तो हमने पढ़ा था V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, एक से। दूसरे से हमने पढ़ा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और एक से हमने पढ़ा था V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, तो ये जो तीनों इक्वेशन निकली थी, इससे हमको क्या मिला? फ्रॉम द अबाव 3 लॉस हमको क्या मिलकर आया कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू NT/P, है ना। N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और P के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो कांस्टेंट लगाएं, तो ये हो गया V इक्वल्स टू NRT/P। ठीक है, जहाँ पर R क्या है? R इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद गैस का कांस्टेंट आया। इसकी वैल्यू होती है नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं 8.314। R की वैल्यू अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जब हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं तो 8.314 होती है। किस कंडीशन में R की वैल्यू क्या लेनी है, ये अभी हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर किस स्केल में दिया है, प्रेशर किस में दिया है, इनके बेसिस पे हम R की वैल्यू को देखते हैं, वो अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसको अगर हम पूरा एक बनाएं, P को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा PV इक्वल्स टू NRT, वेयर N इज़ नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को 1 कर देता हूँ, फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इक्वल टू RT हो जाएगा, होगा ना। हम यहाँ कंडीशन क्या बोल सकते हैं कि फॉर N इक्वल टू 1 दैट इज़ मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू 1, या फिर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस की अगर मैं बात करने लग जाऊँ तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, और इक्वेशन जो बनी ये 1 थी, इक्वेशन आ जाएगी PV इक्वल्स टू RT। N की वैल्यू 1 हो गई। तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज़ PV इक्वल्स टू RT, और N नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज़ PV इक्वल्स टू NRT, जहाँ पर R क्या बोल दिया हमने? गैस कांस्टेंट। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या बता दी? 8.314। ठीक है, अब अगर मैं इसको R के रिस्पेक्ट में लेकर आऊँ, है ना, 1 मोल के लिए ही अगर मैं R के रिस्पेक्ट में लेकर आऊँ वैल्यू को, तो मुझे क्या मिल जाएगा? PV/T इक्वल्स टू R। अब यहीं से हमने जैसे पहले किया था बॉयल, चार्ल्स, अवोगाड्रोस लॉ में हम करके आए, अलग अलग कंडीशन ली थी कि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ गैस P1 लेता हूँ तो उसके लिए प्रेशर P1 होगा एट टेम्परेचर T1। अब मैंने टेम्परेचर T2 कर दिया तो वॉल्यूम चेंजेस टू V2 एंड प्रेशर चेंजेस टू P2। तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा? हम क्या बोल रहे हैं कि कंडीशन डालते हैं कि एट डिफरेंट कंडीशंस ऑफ P, V एंड T, P, V और T की डिफरेंट कंडीशंस पे हमको मिलेगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू K इक्वल्स टू R, और दूसरी कंडीशन में मिल जाएगा P2 V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू R, है ना। जब टेम्परेचर T1 रखा तो वॉल्यूम था V1, प्रेशर था P1। टेम्परेचर गैस का बदल दिया, T2 कर दिया तो वॉल्यूम हो गया V2, प्रेशर हो गया P2। दोनों R के बराबर है इस इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे फॉर सॉल्विंग व्हाट?
फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स विच आर रिलेटेड टू आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है चीज़, है ना। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये T2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और T1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो P1V1 ब्रैकेट में इंटू T2 इक्वल टू P2V2 ब्रैकेट में इंटू T1। तो ये जो इक्वेशन बनी P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, ये हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। और ये जो इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। अगर 1 मोल ऑफ गैस के लिए कोई पूछता है तो PV इक्वल्स टू RT। क्लियर है चीज़, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ 4 कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस की हम बात करते हैं और उस नोट की हम बात करते हैं कि वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ लिखते हैं नोट। ये अपने को याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर, व्हेन P इज एक्सप्रेस्ड इन ATM एटमॉस्फेयर एंड V in liters, then the value of R is 0.0821। क्लियर है चीज़। अगर हम प्रेशर को ATM में और वॉल्यूम को लीटर में एक्सप्रेस करते हैं तो R की वैल्यू क्या लेंगे, 0.0821। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब सेकेंड पॉइंट नोट का क्या बोल रहा है कि व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन ATM, व्हेन P इज एक्सप्रेस्ड इन ATM that is atmosphere and volume in milliliters and volume in ml, then the value of R is 22.1। तो R की वैल्यू क्या लेंगे हम, 82.1। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड क्या बोल रहा है कि व्हेन P is expressed, when pressure is expressed, P is expressed in ATM and volume in meter cube, then R is equal to 8.314। ठीक है, प्रेशर को एक्सप्रेस करें किसमें, ATM में, और वॉल्यूम को करें किसमें, मीटर क्यूब में, तो R की वैल्यू हो गई 8.314। ठीक है। और इसी तरीके से व्हेन P इज एक्सप्रेस्ड इन बार, प्रेशर को हम किस में बोल रहे हैं, बार में, एंड वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब एंड V इन DM क्यूब, then R is equal to 0.081। ठीक है, 0.0831 है ना। एक बार इसको आप फिर भी बुक में चेक कीजिएगा, 99% तो ये सही है, पर फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। तो P इज एक्सप्रेस्ड इन ATM, V इन लीटर्स, तो वैल्यू हो गई कितनी, जब हम प्रेशर को एक्सप्रेस कर रहे हैं ATM में और वॉल्यूम को किस में, लीटर में, तो R की वैल्यू आई 0.0821। प्रेशर को एक्सप्रेस कर रहे हैं ATM में और वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर रहे हैं ml में, तो R की वैल्यू आई 82.1। जब प्रेशर को एक्सप्रेस कर रहे हैं ATM में और वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर रहे हैं मीटर क्यूब में, तो R की वैल्यू 8.314, जो मैंने आपको यहाँ बताई कि नॉर्मली इस कंडीशन में होगा। और जब हम प्रेशर को एक्सप्रेस कर रहे हैं बार में और वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर रहे हैं डेसीमीटर क्यूब में, तो वैल्यू हो गई 0.0831। क्लियर है चीज़। अभी इसमें अब मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। ठीक है। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, हम वो सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अगर कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर की, वॉल्यूम की कोई ना कोई यूनिट दी होगी कि लीटर्स में है, ATM में है, बार में है, तो उससे रिलेटेड फिर हम R की वैल्यू लगाएंगे। अगर हम PV इक्वल्स टू nRT यूज़ कर रहे हैं तो, अगर यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं P1V1 इक्वल टू P2V2 T2 डिफरेंट कंडीशंस पे, तब तो हमको R की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर
एक ही कंडीशन पे कोई पूछ रहा है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी के फॉर्म में इक्वेशन को, तो फिर हमको आर की वैल्यू चाहिए जो हम यहाँ से देख सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में 8.314 हमको मिलेगी। ठीक है, अब मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करें। चलो अब क्वेश्चन हमने लिख लिया। बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm Hg प्रेशर अ गैस ऑक्यूपाइज 600 ml वॉल्यूम। ये पहली कंडीशन हो गई। गिवन की बात करें अगर अपन, है ना, तो गिवन में T1 इक्वल्स टू हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। इसको अपन केल्विन में चेंज कर लेंगे, है ना, तो केल्विन में कितना हो जाएगा ये, ज़रा बताओ केल्विन में कितना हो रहा है। 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना हो गया 298 ना। 25 को 273 में प्लस करना है अपने को। उसके बाद अपने पास आया P1 हो गया कितना 760, है ना, mmHg प्रेशर। ठीक है, उसके बाद अपने पास आया क्या ऑक्यूपाइज 7 वॉल्यूम, तो V1 इक्वल टू 600 ml। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट ए हाइट। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर मतलब प्रेशर पूछा है, तो P2 हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। एट ए हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री, तो T2 हो गया 10 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 283 केल्विन। 273 में 10 प्लस कर दिया। और V2 हो गया वॉल्यूम कितना 640 ml। ये हमारी सारी कंडीशन आ गई। अब हमारे पास है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्मूला क्या है हमारे पास जो हमने निकाला था, ये रहा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। इसमें वैल्यू रख दें अपन। P1 की वैल्यू कितनी हो गई 760 इंटू V1 600 अपॉन T1 कितना 298 इक्वल्स टू P2 निकालना है, V2 है 640 अपॉन क्या लेना है T2 कितना हो गया, T2 हो गया 283। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 760 इंटू 600 इंटू 283 अपॉन 298 इंटू 640। दिस विल बी P2। इसको आप सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके और आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है चीज़। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे मेरे को। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था अ चेंबर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम वाला बेस्ड ऑन गे-लुसेक लॉ, ये भी मैंने छोड़ा था, इसका आंसर भी देंगे। ठीक है, कि यहाँ पर P2 अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक लॉ क्या आ रहा है और यहाँ पर P2 अकॉर्डिंग टू कंबाइंड लॉ ऑफ गैसेस क्या आ रहा है। क्लियर है चीज़। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, गे-लुसेक लॉ और कंबाइंड लॉ ऑफ गैसेस, इतना हमने पढ़ा। इनके हमने न्यूमेरिकल्स देखे। अब ये R की वैल्यू कब कौन सी लेनी मैंने ये आपको बता दिया। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दूंगा जहाँ पर आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि R की वैल्यू कैसे दी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा, वहाँ पर आपको प्रेशर दिया होगा बार में और वॉल्यूम दिया होगा डेसीमीटर क्यूब में। तो जब PV इक्वल्स टू NRT आप लगाओगे तो वहाँ पर R की वैल्यू क्या रखोगे 0.0831। क्लियर है चीज़। तो इस तरीके से आप R की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं कि किन कंडीशंस में क्या लगानी है। यहाँ पर हमारा कंबाइंड लॉ ऑफ गैसेस खत्म हुआ। ठीक है, चलिए तो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ लिया कंबाइंड लॉ ऑफ गैसेस। अभी हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, गैसेस लॉज के अंदर हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, गे-लुसेक लॉ पढ़ा। फिर हमने कंबाइंड लॉ ऑफ गैसेस पढ़ा जिसमें हमने PV इक्वल्स टू NRT या आइडियल गैस इक्वेशन की बात की। अभी हम पढ़ रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इस लॉ को दिया था जॉन डाल्टन ने 1801 में। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, दिस लॉ was formulated by John Dalton in 1801। ठीक है, 1801 में जॉन डाल्टन ने इस लॉ को दिया। अब ये लॉ बताता क्या है उसकी बात करें तो इट डील्स विथ द प्रेशर
exerted by a mixture of non-reacting gases enclosed in a vessel। ठीक है, ये जो लॉ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, इसमें हम डील करते हैं उस प्रेशर के साथ जो एक कंटेनर में भरी हुई अलग अलग गैसेस जो कि एक दूसरे से नॉन रिएक्टिव हो उनकी बात करता है। ठीक है, क्या लिखा हमने? इट डील्स विथ प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases। ठीक है, तो मान लो एक वेसल है, मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने बहुत सारी अलग अलग गैसेस ली हैं। कंडीशन ये है कि ये सारी गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती हैं और ये सारी गैसेस मिलकर उस वेसल की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगी। हमने पढ़ रखा है कि क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं मूव होने के लिए, इसीलिए वो हर जगह मूव करते हैं और जब वॉल से टकराते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये जो मिक्सचर हमने गैसेस की बात की है, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये बोल दिया कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो उस प्रेशर के साथ डील करता है जो प्रेशर गैसेस का मिक्सचर लगाता है वेसल के ऊपर। ठीक है, अब इस लॉ में डेफिनेशन क्या है या लॉ बोलता क्या है वो देखें। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, द टोटल pressure exerted by a mixture of two or more non-reacting gases in a definite volume is equal to the sum of individual pressure which each gas would exert if it occupies the same volume alone at a constant temperature। तो ये हो गया हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? The total pressure exerted by a mixture of two or more non-reacting gases in a definite volume is equal to the sum of individual pressure which each gas would exert if it occupies the same volume alone at a constant temperature। है ना। अब मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने कोई दो गैस ली है, गैस ए और गैस बी। तो दोनों गैसेस मिलकर उसकी वॉल्स पे कुछ प्रेशर लगा रही हैं। दैट प्रेशर इज कॉल्ड टोटल प्रेशर। ठीक है, उस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं? टोटल प्रेशर। तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया पी टोटल से। पी टोटल है ना, यहाँ पर पी टोटल स्टैंड्स फॉर द टोटल प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैस, गैस ए और गैस बी से लगने वाला प्रेशर। ठीक है, और अगर मैं उसी सेम वॉल्यूम के दूसरे कंटेनर में गैस ए भरता हूँ एक में और दूसरे में भर दिया गैस बी, तो वो इंडिविजुअल हो गया। तो जितना प्रेशर गैस ए अपने कंटेनर पे लगा रहा होगा और जितना प्रेशर गैस बी अपने कंटेनर पे लगा रहा होगा, उतना ही सेम प्रेशर जब वो मिक्सचर के फॉर्म में रखे हुए हैं तब भी लगाएंगे। मतलब जो पी टोटल होगा दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरीके से Pn तक, अगर n नंबर ऑफ गैसेस हो। ठीक है, तो ये जो P टोटल है ये क्या हो गया? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक है, और ये जो P1 P2 P3 हमने लिखा है ये क्या हो गए हमारे? इंडिविजुअल प्रेशर। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल प्रेशर की बात कर ली। ठीक, समझ में आ गया।
तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोल रहा है कि अगर मिक्सचर हमने लिया है गैसेस का तो वो कंटेनर पे उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना प्रेशर इंडिविजुअल गैसेस तब लगाएंगी जब वो सेम वॉल्यूम के कंटेनर में रखी हुई हो। ठीक है, अब इसमें हम आगे करते हैं कि क्या है इसमें आगे। ठीक है, अब आगे हम बोल रहे हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस can be calculated in terms of mole fraction। जो पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर है ना, इसी प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। अगर मुझे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मैं इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब कैसे करना है वो देखें, कंडीशन लेते हैं। सपोज एट टेम्परेचर T, टेम्परेचर क्या माना अपन ने, T, 3 गैसेस आर एनक्लोज्ड इन ए वेसल, 3 गैसेस आर एनक्लोज्ड इन अ वेसल। ठीक है, 3 गैसेस को मैंने एक वेसल में रखा। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल के साथ डील करें अपन। अभी इतना समझ में आ गया अपन ने क्या बोला। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि हमने 3 गैसेस लिए जिनको एक वेसल में रखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द 3 गैसेस आर, for the 3 gases are N1, N2 and N3। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या मान लिए, N1, N2 and N3, N1, N2 and N3। ठीक है, इसी के साथ पार्शियल प्रेशर भी लेते हैं। एंड द पार्शियल pressure of individual gases is P1, P2 and P3। ठीक है, तो T टेम्परेचर पे हमने 3 गैसेस ली जिनके नंबर ऑफ मोल्स हो गए N1, N2, N3 एंड प्रेशर हो गए P1, P2 एंड P3। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से अगर अपन देखें, क्या बोल रहे हैं अपन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन जो अपन ने पहले पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू NRT, है ना। तो PV इक्वल्स टू NRT था या फिर P इक्वल्स टू NRT बाय V था। तो उस फॉर्म में अगर अपन इक्वेशन को लेकर आए और तीनों गैसेस के लिए लिखें तो अपने को क्या मिलेगा, P1 इक्वल टू N1 RT बाय V, है ना। P2 विल बी इक्वल टू N2 RT बाय V एंड P3 विल बी इक्वल टू N3 RT बाय V। ठीक है, P1 प्रेशर पे N1 मोल्स, P2 प्रेशर के लिए N2 मोल्स एंड P3 प्रेशर के लिए N3 मोल्स। टेम्परेचर सब में कांस्टेंट था। तो P1, P2 और P3 की वैल्यू हमने निकाली। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बात करें, अगर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ा कि P टोटल जो होता है दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर। तो अगर मैं P टोटल निकालता हूँ, P टोटल, then this P total will be equal to P1 plus P2 plus P3। तो ये P1, P2 और P3 क्या हो जाएगा, वो ये वैल्यूज़ हैं, इनको अपन वहाँ पुट करें तो अपने को मिलेगा P1 इक्वल्स टू N1 RT बाय V प्लस N2 RT बाय V प्लस N3 RT बाय V, है ना। अब इसमें से RT बाय V जो है वो कॉमन निकालना है तो आ जाएगा P टोटल विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 और कॉमन आ गया RT बाय V। क्लियर है चीज़। बस मैंने यहाँ की जो वैल्यूज़ थी उसको उठाकर
यहाँ डाल्टन्स लॉ वाले में पुट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं कि ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बोल रहा हूँ कि ऑन डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय पार्शियल प्रेशर बाय P1, तो अपने को क्या मिलेगा कि ऑन डिवाइडिंग P टोटल, या फिर ऐसा करते हैं ऑन डिवाइडिंग P1 बाय P टोटल वी गेट, है ना, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमने P1 को P टोटल से डिवाइड किया, तो P1 बाय P टोटल विल बी इक्वल टू, P1 की वैल्यू थी N1 RT बाय V, अपॉन में आ गया N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाय V। क्लियर है चीज़, है ना, ये अपॉन में था, इसको ऊपर ले जाएंगे तो P1 अपॉन P टोटल विल बी इक्वल टू N1 RT बाय V। ठीक है, ये हो गया, इनटू हो जाएगा RT बाय V N1 प्लस N2 प्लस N3, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से RT बाय V और RT बाय V हमने कैंसिल कर दिया, हमको मिल गया क्या, हमको मिल जाएगा P1 अपॉन P टोटल विल बी इक्वल टू, आप चाहो तो RT बाय V और RT बाय V यहाँ भी काट सकते हो, तो ये बचेगा क्या, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, ये क्लियर हो गया, हमने यहाँ तक वैल्यू रखी थी। उसके बाद क्योंकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो पार्शियल प्रेशर क्या है, P1 P2 P3, तो मैं P1 P2 या P3 को अगर कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ तो मैं उसको कैलकुलेट करने के लिए मोल फ्रैक्शन यूज़ कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर P1 को P टोटल से डिवाइड किया। अगर मुझे P2 निकालना होता तो मैं P2 को P टोटल से डिवाइड कर देता। क्लियर है चीज़, अभी इसमें तो मेरे को लग रहा है कि समझ में आ गया होगा क्या है। ठीक है, अब ये जो N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट, 11 में पढ़ा है हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, है ना, ये हो गया N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट अपॉन क्या बोल रहे हैं अपन, N1 प्लस N2 प्लस N3 विच इज इक्वल टू टोटल मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, तो इसकी जगह मैं मोल फ्रैक्शन डाल सकता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा P1 अपॉन P टोटल इक्वल टू X1। ठीक है, X इज मोल फ्रैक्शन। अब अगर मैं P1 की जगह P2 कैलकुलेट करता तो P2 अपॉन P टोटल करता, तो यहाँ N2 आता, तो यहाँ आ जाता N2 अपॉन दिस, तो यहाँ X1 की जगह क्या आ जाता है, X2। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं P1 निकालना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा क्या, P1 विल बी इक्वल टू P टोटल इंटू X1, है ना, इंटू X1 आ गया मेरे पास। ये पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मोल फ्रैक्शन। वही हमने बोला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। यहाँ X2 क्या है मेरे लिए, मोल फ्रैक्शन, है ना, ये हो गया P टोटल इज टोटल प्रेशर और P1 हो गया क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, P1 लिखा है। इसी तरीके से अगर मुझे P2 निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P2 इक्वल टू P टोटल, अब तो डायरेक्ट ही बना सकते हैं, इंटू X2, और P3 निकालना हो तो P3 इक्वल टू P टोटल इंटू X3। तो इस तरीके से हम फार्मूला निकाल सकते हैं। क्लियर है, अब यही फार्मूला यूज़ करके जो भी हम न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं, हमें क्वेश्चन लिखते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन हमने लिख दिया है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस confined in a vessel of 1 decimeter cube at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमको टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है एक मिक्सचर का जिसमें 2 गैसेस हमने लिए, एक ऑक्सीजन है जो 8 ग्राम से, एक हाइड्रोजन है जो 4 ग्राम से,
जो वॉल्यूम है वेसल का वो 1 डेसीमीटर क्यूब है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अभी अपन इसमें पहले गिवन की बात कर लें कि अपने को गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन डेटा जो हमारे पास है उसमें हमारे पास आ गया है क्या, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमको पी टोटल निकालना, याद रखें ना, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर बोला है, तो गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन पी टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो गैस है तो P1 प्लस P2, इंडिविजुअल प्रेशर को हमको जोड़ना पड़ेगा। ये देखा हमने यहाँ पर कि P1 और P2 को अगर हम जोड़ दें तो पी टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा, 8 ग्राम। ठीक है, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये पीरियोडिक टेबल से हमको पता चल गया, ये कितना हो गया 32 ग्राम है ना। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो दो का हो गया कितना 32। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला है O2, इसलिए हमने डबल किया 32। क्लियर है चीज़, इसमें कोई डाउट है ना। यहाँ से हम N1 निकाल सकते हैं, N1 निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि पहले हमको क्या निकालना है, P1 और P2। P1 क्या है, इंडिविजुअल प्रेशर, P2 क्या है, इंडिविजुअल प्रेशर। तो जब हम ये निकालेंगे तब हमको चीज़ें मिलेंगी और उसके बाद हम पी टोटल निकालेंगे। और P1 और P2 निकालने के लिए फॉर्मूले हमने निकले थे आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 8/32 कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 हो गया, है ना। इसी तरीके से अपन गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन देख लें, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम्स। ठीक है, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन H2 होता है फॉर्मूला हाइड्रोजन का, और एक हाइड्रोजन का मास हो गया 1, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 2 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू कितना 4/2, गिवन मास इज 4, मोलर मास इज 2, यह आ गया 2, नंबर ऑफ मोल्स विल बी 2, नंबर ऑफ मोल्स इज 1/4, दैट मीन्स 0.25। 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं 0.25। ठीक है, अब अपन यहाँ से P1 निकाल लेते हैं, P1 विल बी इक्वल टू N1RT/V, और इसी तरीके से P2 निकाल लें N1RT/V, N2RT/V। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू रखो, N1 की वैल्यू हो गई 1/4, N2 R की वैल्यू दी हुई है 0.083। ठीक है, T की वैल्यू दी हुई है कितनी 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलें 273 में प्लस करें तो 300 हो गया, 300 केल्विन, और अपॉन में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 डेसीमीटर क्यूब, है ना। अब 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, ये हमने पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था, चैप्टर स्टार्ट किया था, मेजरमेंट की बात की थी, वॉल्यूम की, तो मैंने बताया था कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, दैट मीन्स 1000 ml। तो ml में लिया है, इसको अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया। इसको अब अपन सॉल्व कर लें, हमको यहाँ क्या मिल जाएगा P1 का वैल्यू। ठीक है, यहीं पर वैल्यू रख दे इसकी, N2 कितना है अपना 2 इंटू 0.082 0.083 इंटू टेम्परेचर सेम कितना 300 अपॉन 1000। इसको सॉल्व करने क्या आ जाएगा P2, है ना। अब P1 और P2 आपने निकाल लिया, उसके बाद हमको क्या निकालना है P टोटल। तो P टोटल क्या हो जाएगा, P टोटल विल बी इक्वल टू सम ऑफ P1 प्लस P2, तो यह आ जाएगा P टोटल विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। तो जो वैल्यू आपको यहाँ कैलकुलेट करने के बाद आ रही है P1 और P2 की, वो वैल्यू आप यहाँ रख के और टोटल करें और इसका आंसर यहाँ निकाल लें। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएं। कैलकुलेशंस में इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग कैलकुलेशन कर देखें, बिल्कुल सिंपल है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है, मल्टीप्लाई डिवाइड है। पिछले जितने न्यूमेरिकल्स बताए मैंने सब में यही था कि मल्टीप्लाई करना था और डिवाइड करना था, तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है चीज़। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे जहाँ टोटल प्रेशर बोला जाए, उसके लिए पहले पार्शियल प्रेशर निकाल कर पी टोटल निकाल लें। जहाँ आपको पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आएगा वहाँ आपको पी टोटल दिया होगा, तो आप पी टोटल रख दें और फिर गिवन
मास अपन मोलर मास से मोल्स निकालें और फिर मोल से मोल फ्रैक्शन निकालें और फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा तो आप उसमें कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया चीज़। ठीक है, तो यहाँ हमने बात कर ली किसकी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कैसे डिराइव किया वो देख लिया और उसको कैसे सॉल्व करना है हमने वो भी कर लिया। ठीक है, अब हम हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा GRAHAM कॉस्ट ऑफ ईएस, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, गैसेस के लिए सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं डिराइव करने के लिए, कोई न्यूमेरिकल के लिए सिंपल सा करना है अपने को और इसके नोट्स वगैरह के बारे में पढ़ना है कि क्या है। ठीक है, अब इसमें देखें अपन पहले डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले डिफ्यूजन वगैरह भी पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या आएगा। ठीक है, चलो तो डिफ्यूजन की बात करें, लिखते हैं डिफ्यूजन is defined as spreading of molecules of a gas throughout the available space। ठीक है, अगर सपोज मान लो मेरे पास एक परफ्यूम की बॉटल है और मैंने अपने रूम में उसको स्प्रे कर दिया तो धीरे धीरे वो पूरे रूम में क्या होगी, फैल जाएगी। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जहाँ पर गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अवेलेबल स्पेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो उस स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने क्या बोल दिया, डिफ्यूजन। ठीक है, अब ग्राहम ने क्या स्टडी किया उसकी बात करते हैं। ग्राहम स्टडीड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड gave a law known as Gram's diffusion law। Gram's diffusion law है ना। हमने ऊपर ये बोल दिया कि अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस जो होती है वो अवेलेबल स्पेस में थ्रू आउट क्या हो जाती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती है। उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला और ग्राम ने उसी रेट ऑफ डिफ्यूजन को स्टडी किया और एक लॉ दिया जिसको बोला ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अलग अलग गैसेस के कंडीशन में किस रेट से गैसेस डिफ्यूज़ होंगी उसको बोल दिया गया क्या, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है ना। अब इसमें लॉ क्या बोलता है उसकी बात करते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, under similar condition of temperature and pressure, the rate of diffusion of gases are inversely proportional to the square root of their densities। ठीक है, अलग अलग गैसेस के लिए अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेकिन स्क्वायर रूट के साथ।
तो क्या निकल के आया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1/10 डेंसिटी। ये लॉ बोल रहा है ना, मतलब कि अगर डेंसिटी बड़ी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डबल के रेशियो से कम होगा, या डेंसिटी कम हुई तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो डबल के रेट से बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको समझिए अपन कि ये क्या है। कंडीशन डालते हैं कि लेट R1 एंड R2, लेट R1 एंड R2 बी द रेट ऑफ diffusion with the rate of diffusion of two gases A and B। दो गैस लिए हमने A and B और उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन लिया R1 एंड R2। ठीक है, D1 एंड D2 आर देयर डेंसिटीज। D1 एंड D2 क्या हो गया? डेंसिटी। देन according to Graham's law of diffusion, Graham's law of diffusion के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? R1 will be inversely proportional to 1/D1 and R2 will be inversely proportional to 1/D2। ये दोनों ही स्क्वायर रूट में रहेंगे। क्लियर है? और अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूँ R1/R2 देन इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2/D1, है ना। ये इसके अपोज में आएगा, ऊपर जाकर ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा तो D2/D1। कंडीशन क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पर कि टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमने बात की ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ की। ठीक है, अब ये ग्राम डिफ्यूजन लॉ जो है ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है या कहाँ कहाँ काम आता है उसकी बात करें तो अभी हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। ठीक है, कहाँ कहाँ काम आता है इसकी बात करते हैं या क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग गैसेस हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग गैसेस हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। ठीक है, बाय डिफ्यूजन ऐसा लिख लेते हैं। तो वो गैसेस जिनकी डेंसिटी अलग अलग होती है उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं अगर हमको उसके बारे में मालूम है, सारी जानकारी है तो। ठीक है, दूसरा, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग the densities and molecular masses of unknown gases by comparing their rate of diffusion by नॉन गैसेस, है ना। नॉन गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को अगर हम कंपेयर कर लें अननोन के साथ तो हम उसकी डेंसिटी और मोलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और थर्ड है, इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट। इट हेल्प्स इन separating the isotopes of same elements। ठीक है ना। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। ठीक है, तो आज
की जो क्लास हमने पढ़ी उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। उसमें हमने गेल-लुसिक लॉ पढ़ा जिसमें प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप था, उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अवोगाड्रो लॉ पढ़ा जिसमें वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप था, उसका हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। फिर हमने कंबाइंड लॉ ऑफ गैसेस पढ़ा, डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन वो किया, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया। आर की वैल्यू किस कंडीशन में क्या लेनी है वो देख लिया। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात की, डेरिवेशन किया, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। क्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा और उसके इंपॉर्टेंस देख लिए। अब इस चारों लॉ से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन जो होगा वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में डालूंगा ताकि आप उसको और सॉल्व करके देखें। प्लस ये चारों लॉस के जो आपने न्यूमेरिकल्स डाले हैं उसके आंसर पेंडिंग है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। चलिए, थैंक यू।